کسی نے فوج کو ذمہ دار قرار دیا، کسی نے ذوالفقار علی بھٹو کو، کسی نے شیخ مجیب الرحمان کو، کسی نے بھارت کو، تو کسی نے بنگال کے ساتھ ہونے والی محرومیوں کو۔ আসসালামু আলাইকুম গাইজ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমার নাম सज्जाद और मैं हूं मोहम्मद नईम। हमें पाकिस्तान থেকে বলতেছি। तो गाइज आज जो हमने वीडियो देख रहे हैं वो ये है कि बांग्लादेश को बने हुए जो है वो 50 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और बांग्लादेश अपनी 50वीं गोल्डन जुबली मना रहा है। और इसके ऊपर रीजंस ऑफ फॉल ऑफ ढाका, क्या रीजंस थी, बहुत सी वजूहात जो हैं वो सामने आती हैं। क्या हमने अपने माजी से कोई सबक सीखा, क्या हुआ, इसके ऊपर पाकिस्तानी एक लॉयर हैं, उनकी एक वीडियो है। आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। यस, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स का प्रोग्राम नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तानी कौम हर साल 16 दिसंबर को वतन अजीज़ के 2 लख्त होने का शोक मनाती है। इस सानहे को 49 बरस बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सबक सीखने की कोशिश नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी कौम को अपना तशख़्ख़ुस और वजूद बरकरार रखने के लिए नाकामियों और गलतियों से सबक हासिल करना ज़रूरी होता है। सुकूत ढाका पर बहुत कुछ लिखा गया, उसकी कई वजूहात बयान की गई, किताबें लिखी गई, मकाले तहरीर किए गए, तकरीरें हुई। हर मुसन्निफ और मुकर्रर ने अपनी तफ़हीम के मुताबिक इसकी वजूहात बयान की। किसी ने फ़ौज को ज़िम्मेदार करार दिया, किसी ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, किसी ने शेख मुजीब उर-रहमान को, किसी ने भारत को, तो किसी ने बंगाल के साथ होने वाली महरूमियों को। आज मैं इस मौजू पर तफसीली बात करूँगा, तमाम तर पहलू आपके सामने रखूँगा। आखिर ज़िम्मेदार कौन है, क्यों पाकिस्तान 2 लख्त हुआ? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद एक ब्यूरोक्रेट को गवर्नर जनरल के ओहदे पर बिठाकर ख्वाजा निज़ामुद्दीन को वज़ीर आज़म का कलमदान सौंप दिया गया। कुछ ही अरसे बाद मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म बनाकर इक़्तिदार से बंगाल की नुमाइंदगी ख़त्म कर दी गई, जहाँ से मायूसी में इजाफा हुआ। 1956 के आइन से बंगाल बहुत खुश था, मगर 1958 में मार्शल लॉ ने बंगाल की सियासी कुव्वतों को फिर से मायूसी की दलदल में धकेल दिया। फौज की सीनियर रैंकिंग में सिर्फ 2 बंगाल ऑफिसर थे, जिनमें एक कर्नल और एक मेजर जनरल था। लिहाजा मशरकी पाकिस्तान के लोग ये सोचने पर मजबूर थे, अगर फौज को हुकूमत करना है तो इक़्तिदार तक हमारी कभी रसाई नहीं होगी। 1 यूनिट के क़याम का मकसद भी मशरकी पाकिस्तान के वोटों की ताकत को कम करके मगरबी पाकिस्तान के बराबर लाना था। 56% और 44% को बराबर करार दिया गया। बात यहाँ नहीं रुकी, बल्कि मगरबी पाकिस्तान की नौकरशाही ने सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से साजबाज करके कौमी इदारों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए सियासी कारकुनान का बुरी तरह एहतसाल किया। मशरकी पाकिस्तान के हर ज़िले का DC और SP मगरबी पाकिस्तान से लाया जाता था। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने जब शमअ जमहूरियत रोशन की तो मशरकी पाकिस्तान की सारी क़यादत उनके साथ खड़ी नज़र आई। जनरल अयूब के दौर में होने वाले इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हरा दिया गया, जिसमें बंगाल की जमहूरी कुव्वतों और अवाम के लिए बहुत बड़ा धचका था। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर कौमी असम्बली मौलवी तमीज़ुद्दीन के साथ भी हतक आमेज़ सलूक के वाक़यात ने भी दिलों में दरार डाली। इसके बाद 1965 की जंग में बंगाल की अवाम ने देखा कि सारी कुव्वत मगरबी महाज की हिफाजत पर मामूर है, जिसकी वजह यह बताई गई कि मगरबी महाज पर दबाव बढ़ाने से बंगाल का दिफा होगा। इस हिकमत अमली के सबब बंगाल की अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई। फिर शेख मुजीब उर-रहमान को अगरतला साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया, मगर अदलिया से फैसला ना लिया गया, जिससे शेख मुजीब उर-रहमान बंगाल का वाहिद लीडर बनकर उभरा। 1969 में अयूब खान ने बीमारी के सबब इक़्तिदार अपनी सदारत छोड़ दी, तो कानून के मुताबिक कायम मकाम सदर स्पीकर कौमी असम्बली को होना चाहिए था, मगर स्पीकर का ताल्लुक बंगाल से था, इसलिए ऐसा न हो सका। इक़्तिदार एक दूसरे जनरल को मुंतकिल कर दिया गया। 1970 में होने वाले आम इंतखाबात और इनके नतायज को तमाम तर पार्टियों ने तस्लीम किया। शेख मुजीब उर-रहमान की अवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, जिसको इक़्तिदार मुंतकिल न हो सका। इस बेएतमादी, नाइतफाकी और जमहूरियत कुश पॉलिसी के सबब पाकिस्तान के दोनों बाजुओं का चलना महाल था। लिहाजा क़यादत की नाकामी, बैनुल-अक़वामी साजिश, भारतीय जहरियत और बंगाल के बासियों के महरूमियों ने पाकिस्तान तोड़ डाला और यूं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान आधा रह गया। मुल्क मजहब की बुनियाद पर हासिल हुआ, मगर मगरबी पाकिस्तान की अफसरशाही बंगालियों से हतक आमेज़ सलूक करती थी।
اور اسلامی رواداری اور بھائی چارہ کہیں کسی سطح پر نظر نہ آیا۔ انہی رویوں کے خلاف شیخ مجیب الرحمان نے مشہور زمانہ 6 نکات پیش کیے۔ آج بھی کئی لوگ بنگلہ دیش کے بننے کی وجہ بھٹو کو قرار دیتے ہیں۔ بھٹو کی صرف ایک غلطی یہ تھی کہ وہ خاموش رہے۔ جس وقت بنگال کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی، بدقسمتی سے اس وقت بھٹو حکومت کا حصہ تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف 70 کے الیکشنز کے بعد یحییٰ خان کے کردار کی وجہ سے یا بھٹو کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا۔ اس میں کافی عوامل شامل تھے، جس میں بڑی وجہ بنگال کی عوام میں احساس محرومیہ۔ 65 کے جنگ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ایوب خان کے درمیان اختلافات بڑھ گئے اور یوں ذوالفقار علی بھٹو حکومت سے الگ ہوئے اور اپنی ایک الگ پارٹی بنا ڈالی۔ شیخ مجیب الرحمان نے بھی اپنی الگ جماعت عوامی لیگ بنا ڈالی۔ شیخ مجیب الرحمان نے 66 میں اپنا 6 پوائنٹ ایجنڈا پیش کیا۔ ویسے تو باقی معاملات پر بھی اعتراض تھے، مگر 6 پوائنٹ جس میں الگ آرمی رکھنے کی بات کی گئی تھی وہ مغربی پاکستان کو کسی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ مجیب الرحمان اور بھٹو نے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کے ساتھ ساتھ الیکشنز کا مطالبہ کیا اور عوامی مقبولیت بھی حاصل کی۔ الیکشنز کے نتائج جب آئے تو مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے بنگال میں 162 سیٹس میں سے 160 سیٹس پر کامیابی حاصل کی، جبکہ مغربی پاکستان میں 138 سیٹس میں 81 سیٹوں پر ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے حصے میں یہ نشستیں آئیں۔ ٹوٹل سیٹس کی تعداد 313 تھی، جس میں سے 300 نشستوں پر الیکشن ہوئے تھے اور 13 نشستیں خواتین کے لیے مختص تھی۔ جنرل یحییٰ خان کے لیے یہ نتائج کافی حیران کن تھے، کیونکہ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی مشرقی اور نہ ہی مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کر سکے گا اور ایک کمزور حکومت وجود میں آئے گی۔ جنرل یحییٰ خان حتیٰ کہ مجیب الرحمان کو بھی وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار تھے، لیکن مجیب الرحمان اپنی 6 پوائنٹس پر کسی بھی طور پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مرکز صرف 3 وزارتیں کرنسی، دفاع اور خارجہ امور اپنے پاس رکھے، باقی ادارے اور وزارتیں صوبوں کو دی جائیں۔ بھٹو بھی مجیب الرحمان کو دل سے وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ 2 وزراء اعظم رکھے جائیں، لیکن معاملات نہ سلجھنے کی وجہ سے اسمبلی کا اجلاس بھی نہ بلایا جا سکا، جس کے بعد بنگال میں احتجاج شروع ہوئے اور مجیب الرحمان نے اپنی تقریروں میں علیحدگی کا اشارہ دیا۔ ادھر مغربی پاکستان میں اس وقت نشتر پارک میں ایک جلسے میں بھٹو نے ادھر ہماری اکثریت ہے اور ادھر تمہاری، جس کو اس وقت کی آزاد اخبار نے اس سرخی کے ساتھ شائع کیا کہ ادھر ہم ادھر تم، جس پر مشرقی پاکستان میں احتجاج ہوا اور لوگوں نے بھٹو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور اب معاملہ بھٹو کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اسی دوران مجیب الرحمان نے بھی بنگلہ دیش کا نعرہ لگا دیا اور کہا بنگلہ دیش کو بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ مجیب الرحمان کو حکومت نہ ملنے کی وجہ سے بنگال میں بے چینی بڑھتی گئی اور احتجاج زور پکڑتا گیا۔ احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی بھیجی گئی، مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن احتجاج نہ تھما بلکہ اور بھی بڑھ گیا۔ حالات خراب ہوئے تو بنگال نے بھارت سے مدد طلب کی۔ بھارت موقع کی تلاش میں تھا، انہوں نے اپنی آرمی بھیجنے میں دیر نہ کی اور بنگلہ دیش بننے میں راہ ہموار کی۔ 3 جنوری 1972 کو صدر بھٹو نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کراچی میں پہلے جلسے عام سے خطاب کیا۔ اس خطاب کے آخر میں انہوں نے عوام سے رائے مانگی کہ کیا شیخ مجیب الرحمان کو غیر مشروط طور پر معاف کیا جائے۔ عوام نے بڑے پرجوش طریقے سے شیخ مجیب الرحمان کی رہائی کے حق میں ہاتھ اٹھا کر رائے دی۔ 8 جنوری 1972 کو پی آئی اے کے خصوصی طیارے کے ذریعے شیخ مجیب الرحمان کو لندن پہنچا دیا گیا۔ ان کے ساتھ عوامی لیگ کے رکن ڈاکٹر کمال حسین اور ان کے اہل خانہ بھی تھے۔ روانگی سے قبل شیخ مجیب الرحمان نے 4 گھنٹے تک ذوالفقار علی بھٹو سے بات چیت کی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر کمال حسین اور غلام مصطفیٰ کھر بھی موجود تھے۔ لندن پہنچ کر شیخ مجیب الرحمان نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بنگلہ دیش ایک آزاد اور دنیا کی دوسری بڑی مسلم مملکت ہے، ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کے صدر بھٹو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ جب تک میں بنگلہ دیش پہنچ کر اپنے عوام سے نہیں مل لیتا تب تک اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ڈھاکہ پہنچنے کے بعد 10 جنوری 1972 کو شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان کے ساتھ تمام تر تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔
12 जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के वजीर आजम की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बंगाल की पाकिस्तान से अलहदगी और वहां पाकिस्तानी फौज की शिकस्त के पस मंजर में लिखी गई थी। जो जुडिशल कमीशन ने ये रिपोर्ट लिखी थी उसके सरबराह साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस हमीदुर रहमान थे और इसके दूसरे 2 अरकान में भुट्टो के अदालती कत्ल में मुलव्विस साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अनवारुल हक और साबिक चीफ जस्टिस सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस तुफैल अली अब्दुल रहमान शामिल थे। इस कमीशन में फौज की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट जनरल अल्ताफ कादिर ने की थी। फौजी अफसरों के बयान हो या फिर जज साहिबान की ऑब्जर्वेशन, सब में एक ही बात मुश्तरक है, वो ये कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी को भारतीय साजिश करार दिया गया था। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मगरबी पाकिस्तान की फौज, सिविल ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों ने बंगाल की आवाम से ज्यादती की और इनके हुकूक तलब किए। ये था आज का प्रोग्राम। आपको फैसला करना है कि पाकिस्तान को दोलख करने में किसका किरदार था। क्या आज फिर हम वही महरूमियां और नफरतें फैला रहे हैं? इस पर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। अली हुसैन को अब दीजिए इजाजत। ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो जो हमने देखा है। तो नहीं भाई, क्या शेख मुजीबुर रहमान की कोई गलती है इधर? नहीं, ये तो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो महरूमियां यार उनमें पैदा कर दी गई। ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो हुआ, एक एक चीज गाइस इस वीडियो में बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है। और देखो जब इलेक्शन हुए थे तो किस तरीके से कितनी स्ट्रॉन्ग एक हुकूमत बनने वाली थी जो कि वेस्ट पाकिस्तान नहीं चाहता था। क्योंकि ईस्ट साहब ने कितनी सीटें मारी हैं। हाँ, और जो छठा निकात, अगर हम 6 निकात की बात करें तो जो छठा पॉइंट था वो ये था, अलग वहाँ की आर्मी उधर की अलग हो। अभी भी तो अलग है। क्या वो कितने अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं, कितने अच्छी प्रोग्रेस है, अभी अलग नहीं है उनकी, काम कर रही। उसकी रीजन नहीं भाई अलग करने की ये थी कि उनको महरूम किया जा रहा था। जो ईस्ट पाकिस्तान थे, बंगाली जो लोग थे, उनको आर्मी में नहीं मतलब भर्ती किया जाता था। तो अगर अलग हो जाती तो डेफिनेटली जितना भी कोटा होता, जितनी भी भर्ती होती, वो ईस्ट पाकिस्तान से होनी थी आर्मी में भर्ती वहाँ के लोगों को। और वो अपने वहाँ के जो हालात हैं, ईस्ट पाकिस्तान को का जो जोग्राफिया है, वो बंगाली लोग वो वहाँ के ईस्ट पाकिस्तान के, तब ईस्ट पाकिस्तान था तो मैं बांग्लादेश आज बोलूँगा कि वो बांग्लादेश के लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने एरिया को समझते थे, ना कि वेस्ट के लोग उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते थे। तो मतलब ये सारी वो ज़्यादतियाँ थी जो इस वीडियो में बताई गई हैं, जो पाकिस्तान टूटने का कारण बनी थी। तो गाइस, आपकी इस बार वीडियो के बारे में क्या राय है कि पाकिस्तान टूटने की असल वजह क्या थी? हमारी जो राय है, मेरी तो ये राय है कि असल वजह थी ईस्ट पाकिस्तान के साथ इनजस्टिस, नाइंसाफियाँ जो पाकिस्तान बनने के बाद ईस्ट पाकिस्तान के साथ होती रही और वेस्ट करता रहा। बिल्कुल मैं तो किसी को भी जो है जिम्मेदार करार नहीं दूंगा। इसमें बहुत से लोगों का हाथ है। उन लोगों का जो नाइंसाफियां करते रहे हैं, वो एक शख्स नहीं है, वो बहुत से लोग हैं जो सियासत में रहे हैं। और मैं उन तमाम लोगों को जिम्मेदार ठहराऊंगा जिन्होंने ज्यादतियां की हैं ईस्ट पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, सुस्तो थाकुन, भालो थाकुन।